वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर संजन कुमार आपके लिए तैयार हूं हिस्ट्री के कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में देखा था कि मौर्योत्तर काल में किस प्रकार से धार्मिक विकास हुआ था, और धार्मिक विकास को देखने के साथ हम लोगों ने बातें की थी कि जो कलात्मक विकास होता है, कलात्मक व्यक्तियाँ होती है, वह किस प्रकार से विकसित होता है इस काल में। वैसे मैं ओवरऑल प्राचीन भारत के कलात्मक विकास को एक साथ दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, जबकि प्राचीन भारत के कला एवं संस्कृति को अलग से मैं डिस्कस कर रहा हूँगा। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की कोशिश है कि आपको मौर्योत्तर काल में कलात्मक विकास किस प्रकार से हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मौर्योत्तर काल एक अंधकार का युग पहले माना जाता रहा था, लेकिन नवीनतम शोध ने यह सिद्ध कर दिया यह कोई ब्लैक युग नहीं था, डार्क एज नहीं था, अंधकार का युग नहीं था, बल्कि यह भी खास करके कलात्मक दृष्टिकोण से, व्यापारिक प्रणाली के दृष्टिकोण से, व्यापारिक विकास के दृष्टिकोण से और आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से यह एक उन्नत काल था, एक स्वर्ण काल के समान ही यह माना जा सकता है। यद्यपि ये बात सत्य है कि राजनीतिक एकता नहीं थी। राजनीतिक एकता के रूप में हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे से राज्य सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि सभी भूभागों में राजनीतिक एकता नहीं थी, तब भी हम देखते हैं कि एक जो विकास क्रम होता है वह बहुत ही शानदार रहा है मौर्योत्तर काल का। प्रारंभ के दिनों में भले माना जाता रहा हो, लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि यह डार्क एज रहा था। हम लोगों ने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की थी मौर्योत्तर काल में कि जो शिल्प का या स्थापत्य का विकास हुआ वह किस प्रकार से हुआ था। तभी जाकर के हम इस प्रकार से समझ पाएंगे कि चैत्य क्या है, विहार क्या है, स्तूप क्या है, सभी के बारे में अलग अलग बातें देख पाएंगे। यहाँ पर मैं फिर से एक बार वह डायग्राम, चूँकि एक 2-3 दिन पुराना हो जाता है तो आपको याद नहीं रहा होगा, मैं एक बार फिर से वह डायग्राम आपके सामने लाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस प्रकार से वह विकास हुआ था, किस प्रकार से आपको विकास समझना चाहिए। यहां पर अगर मौर्योत्तरकालीन कला की बात की जाए, मौर्योत्तरकालीन कला की बात की जाए तो आप जानते हैं कि इस काल में जो व्यापारिक प्रणाली का विकास हुआ था वो काफ़ी अधिक था। इस काल में खास करके रोमन साम्राज्य के साथ या भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ व्यापार की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र रही थी, बड़ी तीव्र रही थी। तो यहाँ पर इसी क्रम में हम लोग जो देखते हैं जो विकास हुआ है कला का, वह कई रूपों में हुआ है। एक बार मैंने कहा था कि यूपीएससी में सवाल भी पूछ दिया था कि किस प्रकार से आर्थिक प्रगति ने मौर्योत्तरकालीन कला को प्रोत्साहित किया था। यह सवाल बहुत ही बढ़िया पूछा था, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर देखूँ मैं, सबसे पहले अगर बात की जाए, अलग अलग स्लाइड पर मैं लिखूंगा, तो स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो स्थापत्य कला को हम लोग दो रूपों में देखते हैं। एक देखते हैं धर्मनिरपेक्ष भवन के रूप में देखते हैं, और दूसरा देखते हैं आपको धार्मिक भवन के रूप में देखते हैं। उस दिन मैंने डायग्राम अलग बनाया था, धार्मिक भवन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर धर्मनिरपेक्ष कला की बात की जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजा प्रसाद हो जाएगा, प्रासाद हो जाएगा। प्रसाद मतलब भवन होता है, प्रसाद मतलब प्रसाद होता है। राजा प्रसाद हो जाएगा। अलग अलग क्या होंगे, नगर का निर्माण हो जाएगा, नगरों का निर्माण हो जाएगा। निर्माण कैसा होगा नगरों का निर्माण, चाहर दीवारी यानी बाउंड्री वॉल के साथ हम देखते हैं कि नगरों का निर्माण होता है, और सुनियोजित होता है। सुनियोजित यानी एकदम से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से चाहर दीवारी के साथ क्या होता है, सुनियोजित तरीके से होता है। सुनियोजित तरीके से पहले क्या था, भवनों का निर्माण बेतरतीब तरीके से होता था, लेकिन मौर्योत्तर काल में आकर के देखते हैं कि भवनों का निर्माण क्या होता है, सुनियोजित तरीके से होता है, बिल्कुल एक नियोजनबद्ध होता है। उसके लिए वास्तुकार अपने हिसाब से तय करते हैं कि कहाँ पर क्या भवन निर्माण होगा, नहीं होगा। अगर धार्मिक भवन की बात की जाए तो यहाँ पर धार्मिक स्थापत्य ढांचे की बात की जाए तो सबसे पहले देखेंगे स्तूप, फिर देखेंगे विहार और बिहार में अंतर है, याद करिएगा, और फिर देखेंगे चैत्य देखेंगे। स्थापत्य में हम लोग अगर विभाजित करते हैं तो इस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं कि राजा प्रसाद को अलग देख लेंगे, नगरों के निर्माण को अलग देख सकते हैं, चारदीवारी तथा के साथ सुनियोजित तरीके से निर्माण किया जा रहा है।
दूसरा, अगर धार्मिक भवन को देखते हैं तो स्तूप हो सकता है, विहार हो सकता है, चैत्य हो सकता है। ये सभी बड़े पैमाने पर यहाँ पर निर्मित होता है, बड़े पैमाने पर निर्मित होता है। फिर देखते हैं आपको शिल्पकला में क्या हो जाएगा, कला स्थापत्य है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा स्लाइड में अगर बनाऊं तो यहाँ पर शिल्पकला हो जाएगा। शिल्पकला को भी दो भागों में आप विभाजित कीजिए, एक हो जाएगा मूर्तिकला का हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका चित्रकला के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रकला के रूप में। फिर आप देखते हैं कि इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे साहित्य के बारे में देख लेंगे कि साहित्य कला किस प्रकार से विकास होता है। शिल्पकला का देखते हैं, चित्रकारिता कई रूपों में आप देखते हैं कि चित्रकार कला भी स्वतंत्र रूप से और कंदरा कला के रूप में भी होता है। मूर्तिकला में देखते हैं गांधार कला का विकास हो जाता है। फिर देखते हैं यह मथुरा कला का विकास होता है। फिर देखते हैं अमरावती कला का विकास होता है, अमरावती कला का विकास होता है। सभी क्षेत्रीय शैलियां अलग होती है। गांधार कला का क्या मतलब है? भारत प्लस यूनानी कला के मिश्रण से ये क्या बल है? भारतीय कला है। और भारत के दक्षिण में इसका विकास होता है। जो सातवाहन वगैरह का क्षेत्र देखते हैं वहां पर इसका विकास होता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से अगर चित्रकला के रूप में देखेंगे तो इस हिसाब से चित्रकला भी आपको चित्रकला, चित्रकारिता या मूर्तिकला दोनों लगभग एक है। चित्रकला के रूप में देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे कंदरा कला का विकास हो जाएगा। कंदरा मतलब कंदरा कला, यानी कंदरा कला का मतलब क्या हो जाएगा? गुफा कला का विकास हो जाएगा। गुफा कला का विकास हो जाएगा। गुफा कला का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है? अजंता और एलोरा की गुफाओं में मिलता है। गुफा कला कहाँ पर मिलता है? अजंता की गुफाओं में। और कहाँ मिलता है? एलोरा की गुफाओं में मिलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है। गुफाएं यहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर चित्रित की हुई मिलेंगी। यहाँ पर खास करके जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं उसके चित्र बृहद पैमाने पर आपको मिलेंगे, बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देंगे। और कमाल के चित्र हैं जो अभी तक इतने दिनों के बावजूद अभी तक पुनर्जीवित हैं। मतलब इसको कहीं पर भी आप देखेंगे, कहीं कहीं वैसे कम तो हुआ है, इसकी चमक कम हो गई है पानी के प्रभाव से, लेकिन ऐसा कुछ खास आपको नहीं दिखाई देगा जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा समझने में परेशानी होगी। शिल्पकला के बाद देखते हैं आप इस काल में और भी विकास होता है। तीसरा कला अगर देखेंगे वह हो जाएगा आपका साहित्य कला का विकास भी इस काल में बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। क्या होगा? साहित्य कला। साहित्य का सृजन यहां बड़े पैमाने पर होगा। साहित्य का सृजन का मतलब होता है कि यह किस भाषा में हो जाएगा? वह हो जाएगा संस्कृत भाषा में हो जाएगा, तमिल भाषा में भी बनने लगता है, आपका पाली भाषा है, और क्या हो जाएगा? यहाँ प्राकृत भाषा हो जाएगा। सभी भाषाओं में साहित्य का सृजन होता है। इस काल में एक उद्यम विस्फोटन होता है कला के विकास में, खास करके साहित्य के सृजन में। आप देखेंगे कि हर प्रकार से यहाँ आपको कला का विकास दिखाई देगा, प्रत्येक प्रकार से। एक प्रकार से देखा जाए तो यह जिस प्रकार से अवधारणा पहले लागू की गई थी अंधकार युग वाली, वो तो अवधारणा खंडित हो गई, क्योंकि अगर कला का विकास इस रूप में हो रहा है, इतने रूपों में हो रहा है, तो फिर इसको आप अंधकार युग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि जो कला का विकास होता है, मैंने कहा कि कला क्या है? अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुई हुई चीज़ होती है। यानी अर्थव्यवस्था अगर प्रभावित करना चाहे तो कला को आराम से प्रभावित करती है। अगर अर्थव्यवस्था में शांति होगी, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, तो निश्चित रूप से कला का विकास होगा। हम लोगों ने कृषि के विकास के साथ ही इसको जोड़ करके देखा था कि कृषि का जब विकास हुआ तो उसने दो वर्गों के उदय को, अन्य दो वर्गों के उदय को संभव बनाया था। पहला शिल्पियों के उदय को संभव बनाया था, दूसरा सन्यासियों के उदय को संभव बनाया था। क्योंकि ये दोनों वर्ग ऐसे थे जो कि सीधा सीधा उत्पादन में भाग नहीं लेते थे, सीधे सीधे उत्पादन में भाग नहीं लेते थे, बल्कि ये उत्पादन किए हुए सामग्री को अपना उपभोग करते थे। क्योंकि इनका काम था शिल्प का काम करना था, सन्यासियों का काम क्या था? कि घूम फिर करके काम करना था, मतलब उनको सिर्फ भाषण देना था, उपदेश देना था। तो दोनों का भरण पोषण कैसे होगा? तो कृषि का विकास हुआ जिसने इन दोनों वर्गों के भरण पोषण को संभव बनाया। राजा ने बड़े पैमाने पर अनुदान भी दिए, तो स्वाभाविक है कि ये वर्ग और भी फलता फूलता चला गया। यानी जैसे ही अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आता है, स्वाभाविक है कि कला के क्षेत्र में भी विकास
ज़्यादा आपको तीव्र प्रगति से होता हुआ दिखाई देगा। अंडरस्टूड है? मुझे लगता है कि ये इतनी बातें तो हम लोगों ने कई बार की है, तो निश्चित रूप से आपको बातें समझ में आएगी। आइए एक एक करके देखते हैं कि जो भी विकास क्रम हम लोगों ने देखा था उसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नए नए तर्कों को लेते हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से इन्हीं से सभी बातों को समझा जा सके। और भी बेहतर तरीके से देखने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ फैक्ट्स को जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ क्या जोड़ देंगे, फैक्ट्स को जोड़ देंगे। फैक्ट्स को जोड़ने का फायदा ये होगा कि एक तरह से हम उसके साथ एग्जाम्पल को जोड़ रहे होंगे। एग्जाम्पल जुड़ जाएगा तो हमारी बातों की पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसकी पुष्टिकरण करने के लिए कुछ तो एग्जाम्पल चाहिए होगा। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या था, स्थापत्य था। स्थापत्य में हम लोगों ने क्या देखना था, स्थापत्य में पहले देखना था धर्मनिरपेक्ष भवन को देखना था। धर्मनिरपेक्ष भवन को देखना था। धर्मनिरपेक्ष भवन का मतलब क्या हो जाएगा, राजप्रसाद हो जाएगा। राजप्रासाद हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका मतलब, राजभवन। राजभवन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, नगर हो जाएंगे। बहुत सारे नगरों का निर्माण हुआ। ये नगर कैसे थे, ये नगर चारदीवारी और प्रवेश द्वार से युक्त हुआ करते थे। चार दीवारी तथा प्रवेश द्वार से युक्त हुआ करते थे। प्रवेश द्वार से युक्त हुआ करते थे। पहले ऐसी अवधारणा नहीं थी। नगर का निर्माण हो गया तो हो गया, उसमें चार दीवारी चारों तरफ से घेरने की प्रक्रिया नहीं होती थी, क्योंकि पहले इतना कॉम्प्लिकेशन होता नहीं था कि ताकि ऐसी समस्या रही हो। लेकिन अब चूंकि छोटे छोटे राज्य हो रहे हैं तो चार दीवारी से सुसज्जित बनाए गए हैं। बाजारों से युक्त नगर होंगे, क्योंकि व्यापारिक प्रणाली इस काल में काफ़ी तेजी से बढ़ती है। तो क्या होगा, यहाँ व्यापारिक जो नगर है उससे युक्त होंगे। भवन निर्माण में क्या होगा, ईंटों का बहुतायत से प्रयोग होगा। भवन निर्माण में ईंटों का बहुतायत से प्रयोग होगा। ईंटों का अत्यधिक प्रयोग होगा। ईंट क्या होता है, एक शिल्प है, अत्यधिक प्रयोग होता है। जैसे हम पत्थर का यूज करते हैं, पत्थर का लकड़ी का यूज करते हैं, तो उससे भवन उतने टिकाऊ नहीं बनेंगे जितना कि हम ईंटों का प्रयोग करके बनाएंगे। और ईंटों का निर्माण क्या है, एक शिल्प है। या क्या दिखाता है, एक प्रकार से शिल्प के विकास को भी दिखाता है। अगर भवन निर्माण में ईंटों का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो शिल्प सिस्टम है वह भी बहुत बेहतर तरीके से हमारा काम कर रहा है। फाहियान ने, इसी क्रम में एक पुष्टि भी हो जाती है कि फाहियान किस काल में आया था, गुप्त काल में आया था। फाहियान ने पुरुषपुर में 13 मंजिले भवन का क्या है, का उल्लेख किया है। 13 मंजिले भवन का उल्लेख किया है। किसने किया है, फाहियान ने किया है। कब आया था, ये गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेकंड के काल में आया था। और यहाँ पर उसने एक तरह 13 मंजिले यानी 13 मंजिले भवन का अगर निर्माण हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा होगा। इसको क्या कहते हैं, पुरुषपुर बुर्ज भी कहते हैं। पुरुषपुर बुर्ज का उल्लेख किसने किया है, फाहियान ने किया है। ये सब क्या है, सभी बातें जो मैंने लिखी है वह एक प्रकार से पुष्टि करने के लिए लिखी है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि इस काल में स्थापत्य संरचना जो है बड़े पैमाने पर निर्मित हो रही थी। जैसे इस काल में बहुत सारे नगरों का निर्माण हम देखते हैं, अनेक नगरों का निर्माण देखते हैं। जैसे सभी क्षेत्रों में अलग अलग नगर होंगे। इस काल में अनेक नगर अस्तित्व में आए। कैसे, जैसे देखते हैं कि कुषाणों के अधीन जो नगर आए। फिर हम देखते हैं कुषाणों के साथ सातवाहन शासक के अधीन भी बहुत सारे नगर आए। जैसे कुषाणों के अधीन हम देखते हैं कि जो वाराणसी है, वैशाली है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, हस्तिनापुर है, ये सब कुषाणों के अधीन विकसित होते हैं। श्रावस्ती में विशेष समृद्धि आए। मथुरा, हस्तिनापुर इत्यादि इस काल में ज़्यादा विकसित होते हुए देखते हैं।
सातवाहन के क्षेत्र में देखते हैं कि जो प्रतिष्ठान है, पैठान या प्रतिष्ठान है, धानी कटक है, अमरावती है, प्रतिष्ठान धान्य कटक, ये सब क्या है, साउथ के नगर है, प्रतिष्ठान है, धानी कटक है, प्रतिष्ठान धानी कटक, आपका अमरावती, नागार्जुन कोंडा इत्यादि सातवाहन शासकों के अधीन दक्षिण भारत में विकसित होते हैं। बहुत सारे ऐसे नगर साउथ में और भी सुदूर साउथ में देखते हैं, जैसे सातवाहनों के काल में, और बहुत सारे साउथ में भी जहां आप देखते हैं कि संगम काल का विकास होता है, उरैयूर या इस टाइप के नगर का विकास इस काल में दिखाई देता है। ये सब सारे क्या हो जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष भवन हो जाएंगे, क्योंकि ये नगर हैं। क्या है ये, नगर है, धर्म निरपेक्ष भवन के रूप में इसकी गणना की जाएगी। अगर इसी के समानांतर धार्मिक भवन की बात की जाए, इस काल में जो धार्मिक संरचना की बात की जाए, तो वह क्या निकल करके आएगा, वह आएगा इस रूप में। धार्मिक संरचना की अगर बात की जाए तो यह निकल करके आएगा। पहला तो हम लोग डालेंगे स्तूप के रूप में। स्तूप क्या है, एक अर्ध गुंबदाकार, क्या है, एक अर्ध गुंबदाकार संरचना है, जो कि एक अर्ध गुंबदाकार संरचना है, जो कि बाहर से, जो कि एक अर्ध गुंबदाकार संरचना होगी। स्तूप को देखते हैं कि मिट्टी या जो कि पत्थर या मिट्टी से निर्मित हो सकती है, जो कि पत्थर, मिट्टी अथवा ईंट से निर्मित हो सकती है। ध्यान रखिएगा, स्तूप की चर्चा फिर से शायद हो पाए ना हो पाए, इसलिए यहीं पर समझ लेंगे। ईंट से निर्मित हो सकती है, अगर आप देखेंगे अर्ध गुंबदाकार का मतलब क्या हो गया, अगर ये धरातल है तो धरातल के ऊपर हम क्या करेंगे, इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर देंगे, अर्ध गुंबदाकार। ये क्या होगा, अंदर ये खाली नहीं होगा, ये पूरा फिल होगा, यानी अंदर जो है वह मिट्टी से या किसी अन्य चीज़ों से क्या होगा, ये पूरी तरह से भरा होगा। ये खाली संरचना नहीं है कि ऊपर से ढांचा, जैसे आप डोम देखते हैं तो डोम जैसी इकाई तो है, ये डोम जैसा है, लेकिन यह डोम की तरह खाली नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से भरा हुआ है। हो सकता है कि मिट्टी से भरा हुआ हो सकता है ये पत्थर से भरा हुआ हो सकता है ईंटों से भरा हुआ हो, लेकिन अंदर ये खाली नहीं रहेगा, एक ठोस संरचना होगी। इसका मतलब क्या हो गया, यह क्या होगा, एक ठोस संरचना होगी, एक ठोस संरचना होगी, ठोस संरचना यह होगी। अंदर से खाली नहीं है, बल्कि यह अंदर से फुल किया गया है, चाहे मिट्टी से किया गया हो, चाहे किसी और चीज से किया गया हो। इसमें क्या होता था, बुद्ध या इसमें क्या इसलिए क्यों बनाया जाता था, यह भी ध्यान रखने की बात है। यह इसलिए बनाया जाता था, इस संरचना में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण अवशेषों को रखा जाता था, महत्वपूर्ण अवशेषों को रखा जाता था। अवशेषों को क्या करेगा, को रखा जाता था, महत्वपूर्ण अवशेषों को क्या करेगा, इसमें रखा जाएगा। हालांकि हो सकता है कि भगवान बुद्ध नहीं हो, भगवान बुद्ध इनमें भगवान बुद्ध के शिष्य भी हो सकते थे, बुद्ध के शिष्यों के अवशेष भी हो सकते थे, भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष भी हो सकते थे, अवशेष भी हो सकते थे। ध्यान रखिएगा, दो बातें, पहला तो यहाँ या तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उसको रखा जा सकता है, या भगवान बुद्ध
के अंग को रखा जा सकता है, जैसे दांत हो गया, केस हो गया, या इस टाइप के कुछ शरीर के से जुड़े हुए जो भाग हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध का जब अंतिम संस्कार हुआ तो उनके राख को 8 लोगों में बांट लिया गया और सभी ने उनके राख के अवशेष पर यहाँ पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन जो अवशेष है वो तो सीमित है, जरूरी नहीं कि सभी अवशेषों में भगवान बुद्ध के अवशेषों को, सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध के अवशेष को रखा ही जा सके। यहाँ पर क्या किया गया कि भगवान बुद्ध के अवशेष को तो रखा ही गया जो शरीर से जुड़े हुए थे, बल्कि उनके लिए भी स्तूप बना दिया गया जो कि भगवान बुद्ध प्रयोग में लाते थे। जैसे भिक्षा पात्र, जो भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र होगा वो अभी आदरणीय हो गया। जो उनका चीवर रहा होगा, जो उनका खड़ाऊ रहा होगा, जो उनके द्वारा प्रयोग किए गए, उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ और भी वस्तुएं रही होंगी, उनको भी पवित्र मानते हुए उनके ऊपर भी स्तूप का निर्माण करवा दिया गया। यहाँ पर स्तूपों के कई प्रकार हो जाते हैं। जरा मैं स्लाइड में भी दिखाता हूँ कि स्तूप की एक्चुअल में संरचना क्या होती है, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते रहे हैं। स्तूप होता कैसा है? जैसा कि मैंने बताया, अर्ध गुंबदाकार संरचना होती है, लेकिन एक्चुअल में स्तूप को देखेंगे तो उसका अलग अलग भाग आपको नजर आएगा। जरा देखिए स्तूप होता कैसे है, किस प्रकार से स्तूप का निर्माण होता है, जरा इसको देखिए। यहाँ पर आप देखिए जो स्तूप है वह एक संरचना बनाई गई है, एक डायग्राम आपको बनाया गया है। इस संरचना में आपको दिखाया गया है कि कहाँ क्या होता है। एक जो अर्ध गुंबदकार की संरचना थी वो तो यही है, अर्ध गुंबदकार की संरचना, तो वो ये आपको दिखाई दे रही है, ये है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, पूरा एक अर्ध गुंबदकार के आकार की संरचना है। इसको क्या कहा जाता है? अंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाकार है तो इसलिए अंड कहा जाएगा। स्पष्ट है? दूसरी जो संरचना हुई वह हुई आपको तोरण द्वार की, ये तो आंतरिक संरचना हुई। अगर अंड के ऊपर भी देखेंगे तो सबसे पहले उसके बाद जो आपको दिखाई देगा वह ये दिखाई देगा, चौकोर आकृति की एक पीठ दिखाई देगी, चौकोर आकृति की, जिसको क्या कहा जाएगा? हर्मिका कहा जाएगा। अगर आप ये से कहें, मैं दूसरा अगर डिफाइन भी कर दूंगा तो यहां पर देखिएगा, मैं बताता हूं। पहला जो हो गया, जो अर्ध गुंबदकार के आकार की रचना हुई, वो क्या कहलाएगा? अंड कहलाएगा। अगर आप यूं समझें, मैं दूसरे लाइन पर अगर लेकर के चलूं तो आप ये समझिए। अगर मैं इसकी बात करूं, बात तो यही हो रही है, ये क्या हो गया? अंड हो गया, अंड हो गया। इसके ऊपर हमने क्या बना दिया? एक चौकोर टाइप का जगह बना दिया बैठने के लिए या कुछ रखने के लिए, एक जगह बना दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको हर्मिका कहेंगे। हर्मिका या कहेंगे देव स्थान कहेंगे। हर्मिका या देवस्थान। देवस्थान का क्या मतलब हुआ? कि जहां पर देवता विराजमान होते हैं उसको क्या कहते हैं? देवस्थान कहते हैं। ये हो गया हमारा देवस्थान। यहीं पर हर्मिका में ही, इसको लिख दीजिए आप कि हर्मिका में ही भगवान बुद्ध अथवा उनके शिष्यों के अवशेष रखे जाते थे, अवशेष रखे जाते थे। यानी अगर भगवान बुद्ध के नाम से अगर कुछ बना है, भगवान बुद्ध के नाम के ऊपर या भगवान बुद्ध के अवशेष के ऊपर कुछ रखा गया है, भगवान बुद्ध का कहीं अवशेष रखा गया है, उनके शिष्यों का अवशेष रखा गया है, तो इसके अंदर नहीं रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? यहाँ पर रखा जाएगा, हर्मिका में रखा जाएगा, जो स्तूप के ठीक ऊपर होगा। अब इसको सजाने का काम करते हैं। स्तूप के ऊपर क्या कर दिया? एक छत्र लगा दिया गया जिसमें 3 ध्वज बना दिए गए। उसके ऊपर क्या कर दिया गया? एक छत्र लगा दिया गया जिसमें कि 3 प्रकार के ध्वज बना दिए गए, 3 चरण बना दिया गया, जो बुद्ध, संघ और धम्म की बात करता दिखेगा। यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या देखते हैं? छत्र लगा दिया गया। यह आपका क्या हो गया? हर्मिका हो गया। यही देवस्थान कहलाएगा क्योंकि यहीं पर रखा जाएगा अवशेष बुद्ध का। अंदर कुछ नहीं है, अंदर ठोस है, बिल्कुल ठोस है, अंदर कुछ भी प्रवेश द्वार भी नहीं है। अब क्या किया गया? ये हमारा स्तूप बन गया और उसके बाद हमने एक प्रदक्षिणा पथ बना दिया ताकि चारों तरफ उसके घूमने के लिए जो एक द्वार बनाया जा सके। आप मंदिर जाएंगे
तो वहां पर क्या होता है कि मंदिर के चारों तरफ आपको प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, यानी मंदिर बीच में मिलेगा और उसके चारों तरफ घूमने के लिए आपको रास्ता मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा करना कहते हैं। यानी मंदिर के भगवान की आराधना आप कर लेते हैं और कम से कम 3 बार चारों तरफ से घूम लेते हैं, तब संतोष होता है कि भगवान ने शायद आप सब कोण से आपको देख लिया होगा। नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो उसी परंपरा में एक मेढ़ी और इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना दिया जाता था। और प्रदक्षिणा पथ यानी अगर एंट्री आप कर रहे होते हैं तो चारों तरफ क्या है, एक दरवाजा बना दिया गया जहां से कि आप एंट्री करते हैं। अगर इसकी बात की जाए, यहां से अगर मैं प्रदक्षिणा पथ बना दूं कि भाई यहां से प्रदक्षिणा पथ है और यहां एंट्री के लिए एक दरवाजा लगा दूं, ये चारों तरफ हो सकता है। चूंकि अर्धगुंबदाकार आकार बना हुआ है तो ये गोलाकार आकार में, जब चारों तरफ इसके चारों तरफ चारदीवारी जाएगी तो वह गोलाकार आकार में जाएगी। गोलाकार आकार में जहां भी रास्ता निकलेगा वहां पर एक तोरण द्वार बना दिया जाएगा, यानी उसमें प्रवेश करने के लिए एक द्वार बना दिया जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा, स्थापत्य की संरचना पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से जो संरचना आप देखते हैं वो बेहतरीन संरचना इस काल में आकर के आती है। जैसे कि यहाँ पर देखा गया, तोरण द्वार दिखाया गया, वेदिका दिखाया गया जिससे कि परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा पथ दिखाया गया। ये जो आपको ये इलाका दिख रहा है, वेदिका का मतलब एक ऐसा चारदीवारी बना दिया गया जिसके अंदर आप बिना गेट को पार किए नहीं जा सकते हैं। ये एक तरह से बेहतरीन आपको रेखा चित्र दिखाई देता है। एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो आप स्तूप की संरचना देखते हैं, स्तूप को अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग तरीके से बनाया गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, जो स्तूप का नामकरण किया गया है वह अलग अलग तरीके से किया गया है। यानी कम से कम 4 प्रकार के स्तूप यहाँ पर मिलते हैं। जैसे 4 प्रकार के स्तूप मिलेंगे, 4 प्रकार के स्तूप मिलेंगे। कितने प्रकार के, कम से कम 4 प्रकार के स्तूप मिलेंगे। 4 प्रकार के स्तूप मिलेंगे। कैसा मिलेगा भाई, तो पहला मिलेगा शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप मिलेगा, नाम से ही जैसे प्रकट होता है, शारीरिक स्तूप का मतलब होता है इस प्रकार के स्तूप में भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे जाते थे, यानी भगवान बुद्ध के शरीर का अवशेष अगर जहां रखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, शारीरिक स्तूप कहलाएगा। यानी यहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए वस्तुओं को नहीं, बल्कि उनके सीधे सीधे शरीर से जुड़े हुए, जैसे क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, यानी केस, दांत अथवा शरीर का कोई अंग हो जाएगा, प्रायः तो दांत के ऊपर ही बहुत सारे स्तूप बना दिए गए हैं, बहुत सारे स्तूप दांत के ऊपर ही बना दिए गए हैं, याद रखिएगा। दूसरा जो स्तूप होगा उस स्तूप को हम क्या कहेंगे, दूसरा कहेंगे पारभौगिक स्तूप। पारभौगिक स्तूप कहेंगे, पारभौगिक स्तूप। अब ये क्या है पारभौगिक स्तूप, इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है शारीरिक स्तूप की तुलना में, इसमें भगवान बुद्ध द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, चीवर, दानपात्र, पादुका एवं अन्य भौतिक वस्तुओं को रखा जाता है। भौतिक वस्तुओं को क्या करेगा, वस्तुओं को रखा जाता था, रखा जाता है। समझ पाए कि पहले में क्या किया गया, शरीर से जुड़े हुए जो पार्ट है, यानी शरीर का, भगवान बुद्ध का जो अंग है, उससे कुछ चीजों को रखा जा रहा है। दूसरे में क्या रखा जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध के द्वारा प्रयुक्त सामान है उसको रखा जा रहा है, सिर्फ भगवान बुद्ध द्वारा प्रयुक्त सामानों को रखा जा रहा है। यहां पर उनके केश दांत वगैरह को नहीं रखा जा रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, पारभौगिक हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा उद्देश्य का स्तूप हो जाएगा।
तीसरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य का स्तूप हो जाएगा। यह वैसे जगह पर बनाया जाएगा कि भगवान बुद्ध की यात्रा से पवित्र हुए स्थलों पर ऐसे स्तूप का निर्माण होगा। स्तूप का क्या होगा? निर्माण किया जाएगा। मान लो कि भगवान बुद्ध के द्वारा वाराणसी की यात्रा की गई, भगवान बुद्ध के द्वारा वैशाली की यात्रा की गई। हालांकि वहां पर जन्म नहीं हुआ है उनकी मृत्यु नहीं हुई है। जो जन्म और मृत्यु वाला स्थान है वहां पर की यात्रा होती है, या वहां के लिए तो पवित्र वैसे भी माना जाता है। खास करके 3 जगह तो बहुत ही पवित्र माना जाता है जहां पर कि भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म होता है, और जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी या प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। तो वो सारे स्थल तो ऑटोमेटिक वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन कुछ वैसे स्थल जैसे कि गया चला जाना, वैशाली में लंबे समय तक वर्षावास रखना या वहाँ पर व्यतीत करना, अलग अलग क्षेत्रों में जो भगवान बुद्ध ने भ्रमण किया उन क्षेत्रों को भी पवित्र मान लिया गया। जहाँ पर भगवान बुद्ध के चरण पड़े उसको पवित्र मान लिया गया और वहाँ पर भी निर्माण कर दिया गया। उद्देश्य का स्तूप का निर्माण करवा दिया गया। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप ये क्या हो जाएगा? संकल्पित स्तूप का मतलब है कि यहां उपासकों द्वारा बौद्ध तीर्थ स्थलों पर निर्मित स्तूप हो जाएगा। निर्मित स्तूप क्या हो जाएगा? संकल्पित स्तूप कहलाएगा। इस प्रकार से जो स्तूप देखते हैं वह कितने प्रकार से हो जाएगा? वह 4 प्रकार से हो जाएगा। 4 प्रकार के स्तूप यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से स्तूपों का निर्माण होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार याद रखना है, बार बार क्यों याद रखना है, बार बार क्यों पढ़ना है। कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, इतनी कठिनाई तो है नहीं कि इसको याद करने में इतनी परेशानी हो। चारों को क्या करना है? आपको याद कर लेना है कि किस प्रकार के स्तूप हुआ करते थे। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि चारों प्रकार के स्तूप का जब निर्माण होता है तो कई जगह स्तूपों का निर्माण होता है। कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे शुंग शासकों के अधीन क्या होता है? भरहुत स्तूप का निर्माण होता है। यह भी उदाहरण आपको लेना चाहिए, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। शुंग शासक क्या करते हैं? शासक भरहुत स्तूप का निर्माण करते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण करते हैं। शुंग शासकों के अधीन भरहुत का निर्माण होता है। यद्यपि शुंग शासक को माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म के पुजारी हुआ करते थे, लेकिन इसने शुंग शासकों ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था और स्तूप का निर्माण करवाया था। जैसे सांची का स्तूप देखते हैं। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप, इसको देखिए कि निर्माण इसका कब हुआ था? निर्माण मौर्य काल में हुआ था, परंतु परिवर्धन यानी उन्नयन किसके काल में हुआ? परिवर्धन शुंग काल में हुआ। शुंग काल में हुआ। मौर्यों ने इसका क्या किया? अशोक मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। लेकिन जब देखा गया कि कालांतर में इसमें और भी विकास की जरूरत है, यह विकास किसके काल में होता है? पुष्यमित्र शुंग के काल में होता है, क्योंकि परिवर्धन होता है। अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में होता है? शुंग काल में हुआ परिवर्धन। इसमें और जोड़ दीजिए, यह परिवर्धन किसका था? माहीन स्तूप का था। माहीन स्तूप का। फिर देखते हैं आपका दक्षिण भारत में अनेक स्तूपों का निर्माण होता है, जैसे अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ?
सातवाहन शासकों के काल में हुआ, सातवाहन शासकों के काल में अमरावती स्तूप का निर्माण होता है। नहीं, सातवाहन काल में चिरतोपे स्तूप तक्षशिला में बनता है। स्तूप कहां बनता है? तक्षशिला में बनता है। चिरतोपे स्तूप तक्षशिला में बहुत फेमस है, और झंडियाल स्तूप यह भी तक्षशिला में है, पार्थियन शैली में बना हुआ चीज है। इसी तरह से झंडियाल स्तूप का निर्माण कहाँ होता है? यह भी तक्षशिला में ही होता है। तक्षशिला में यह किस शैली में है? पार्थियन शैली में बना हुआ है। पार्थियन शैली में बना हुआ, निर्मित किया हुआ है। पार्थियन शैली में यह बना हुआ है। इस प्रकार से कुछ उदाहरण हम लोग स्तूप का देखते हैं कि किस प्रकार से स्तूप का विकास होता है, कौन कौन से स्तूप कहाँ पर हैं, कहाँ पर इसका विकास हुआ है। कुछ स्तूपों का मैंने फिगर भी आपके लिए लाया हुआ है, ज़रा इसको भी आप देख सकते हैं। ये स्तूप जो है, जैसे कि ये तो आधार संरचना हो गई, एक रेखा चित्र हो गया। दूसरा देखते हैं कि ये सब जो धामेक स्तूप है, कहाँ पर? ये सारनाथ का धामेक स्तूप है। कभी आप लोग गए होंगे तो शायद इसको आपने देखा होगा। धामेक स्तूप अभी भी सजीव है और आपको अच्छे से दिखाई देगा, अच्छे रूप रंग में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा देखिए कुछ और है। ये तो सांची का स्तूप है, प्रसिद्ध स्तूप, जिसके बारे में मैंने वेदिका, वहाँ जो आप देखिए यहाँ पर और स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई देगा। ये तोरण द्वार आपको दिखाई देता है, ये आपको प्रदक्षिणा पथ दिखाई देता है, ये क्या दिखाई देता है? अंड दिखाई देता है, और ये आपको हर्मिका दिखाई देता है, और ये क्या दिखाई देता है? छत्र दिखाई देता है। इस स्तूप में आप जो रेखा चित्र देखा था उसका एक तरह से हूबहू यहाँ पर आप उल्लेख देख सकते हैं सांची के स्तूप के रूप में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा, निश्चित रूप से देखा होगा, जहाँ तक मुझे आ रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको जरा ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कुछ फिगर लाए हुए थे ताकि विजुलाइज तरीके से मैं दिखा पाऊँ आपको, तो आपको ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। इसी क्रम में मैंने देखा था कि जो म्यांमार वगैरह का क्षेत्र है, वहाँ पर स्तूपों की एक श्रृंखला आपको दिखाई देगी। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शायद 3-4 साल पहले ही गए हुए थे। यहाँ एक विचित्र सी नगरी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्तूप बड़ी संख्या में एक ही जगह पर स्तूप का निर्माण हुआ पड़ा है। और यह क्यों कराया गया, किसके द्वारा कराया गया, यह तो म्यांमार के इतिहास में जाकर के देखना होगा। लेकिन एक शानदार शहर है, इसको हम लोग स्तूपों का शहर भी कहते हैं, स्तूपों का नगर भी कहते हैं। यहाँ पर खाली ही आपको स्तूप नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी यात्रा भी की थी और इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल भी किया था। ये हम देखते हैं चैत्य की आकृति है, चैत्य पर हम लोग बाद में बात करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि स्तूप की आकृति क्या है। अब देखते हैं दूसरे धार्मिक जो संरचना है, वह दूसरी धार्मिक संरचना चैत्य के रूप में आती है। चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, यह चिता से लगता है। चिता मतलब शब्दाह वाला चिता ही, जो आप सोच रहे हैं, चिता और चिंता नहीं, चिता, चिता से ही इसको आप लगा सकते हैं। चिता का ही यह शाब्दिक अर्थ चैत्य होता है। हालांकि बाद के क्रम में, आगे के विकास के क्रम में इसकी संरचना बदल जाती है, और इस काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे चैत्यों का निर्माण होता है। चैत्यों का मतलब यह है कि महापुरुषों के शब्दाह के पश्चात, महापुरुषों के शब्दाह के पश्चात उनके अवशेषों पर निर्मित संरचना चैत्य कहलाती है। चैत्य कहलाती है। उसकी अवशेषों पर जो निर्मित संरचना है, मान लो कहीं पर चिता जलाई गई, अब उसका जो अवशेष बचा उसी के ऊपर स्तूप बना दिया गया, या ऐसी आवासीय संरचना बना दी गई, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया कि चैत्य कहा गया। कालांतर में क्या हो गया कि धीरे धीरे कहलाती है। कालांतर में ऐसे लिख दीजिए, महापुरुषों से जुड़े होने के कारण, महापुरुषों से जुड़े होने के कारण
जुड़े होने के कारण धीरे धीरे ये उपासना स्थल बनते चले गए, उपासना स्थल के रूप में विकसित हो गए तथा यहाँ आवासीय संरचना भी बन गई, संरचना भी बन गई। क्या हो गया कि पहले धीरे धीरे क्या होता, पहले चैत्य जहाँ पर चिता भस्म था उसके जगह पर कुछ छोटी सी संरचना बनाई गई। फिर आगे देखते हैं कि धीरे धीरे चूंकि महापुरुषों से जुड़ा हुआ स्थल था तो एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गया, और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होते होते जब वहाँ पर बहुत सारे लोग आने जाने लग गए तो धीरे धीरे एक आवासीय संरचना का भी विकास यहाँ पर हो गया। और आवासीय संरचना का विकास होने का मतलब था कि यहाँ बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षु वगैरह रहने लगे। जैसे देखते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कार्ले का चैत्य देखते हैं। कार्ले का चैत्य अत्यधिक प्रसिद्ध चैत्य है। कार्ले का चैत्य जो है अत्यधिक प्रसिद्ध है। कार्ले जो नासिक में है वह चैत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। और ख़ास करके इसके बाद देखते हैं कि पश्चिम भारत में भज, जुन्नार, कार्ले, इसके अलावा भज, जुन्नार, उदयगिरी, खंडगिरी इत्यादि में भी अनेक चैत्यों का निर्माण हुआ। इत्यादि में भी अनेक चैत्यों का निर्माण हुआ, चैत्यों का निर्माण होता है। अब इसकी संरचना देखेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। एक ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी, यहाँ पर क्या होगा, स्तूप बना हुआ होगा, स्तूप का निर्माण होता है, यहाँ पर स्तूप का निर्माण होता है। और एक पाए के रूप में आप देखेंगे कि पूरी संरचना निर्मित की हुई है। मैं इसका फोटो भी दिखाता हूँ। एक तरह से पूरा पिलर आपको नजर आएगा, और एक तरह से अर्ध गुंबदकार यानी एक खो जैसा, गुफा जैसी संरचना आपको नजर आएगी। जरा फिगर देखिए इसका, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये कार्ले के चैत्य का आंतरिक भाग है जो आपको दिखाया गया है। कार्ले के चैत्य का अंतिम भाग, आंतरिक भाग है, जिसको कि दो भाग हिस्सों में काट करके दिखाया गया है। यह भाग आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो सबसे अंतिम भाग होता है, गुफा का सबसे अंतिम भाग होता है, वहाँ पर भी एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्तूप बना हुआ होता है। स्तूप किस लिए बना होता है? क्या होगा कि एक सिलेंडर ड्रम शेप्ड का यहां पर बना होगा, एक स्तूप बना होगा, छोटा सा स्तूप। वह उसकी याद में, जैसा कि हम देखते हैं कि चिता के लिए तैयार किया जाता है। चिता या स्तूप जो स्तूप को आप देखते हैं तो वह किस रूप में देखते हैं? स्तूप को देखते हैं कि किसी महापुरुष के जो चिता भस्म है या अवशेष है, शारीरिक अवशेष हैं, उसके याद में स्तूप का निर्माण होता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? स्तूप एक छोटा सा बना दिया जाता है। बाकी जो आप देखते हैं कि यह पूरा का पूरा एरिया आपको एक स्थापत्य एरिया दिखाई देता है। दोनों तरफ बेंच लगे होते हैं और बीच में पायेदार इकाई बनी होती है। गेट के आगे, गेट जब बाहर निकलते हैं तो वहां आपको स्तूप के बदले एक क्या दिखाई देगा? धर्म ध्वज दिखाई देगा। यहाँ अगर आप देखना चाहें तो मुझे लगता है कि शायद दूसरे वाले में और भी शायद स्पष्ट होगा। यह है आंतरिक संरचना। वह तो आपने कटा हुआ भाग देखा था, यह आंतरिक संरचना इसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देगी। इसमें देखिए कि जो आप फिगर देखते हैं सबसे लास्ट में, ये एक अर्धगुंबदाकार इकाई बनी गई है जो पिलर पर खड़ी की गई है। एक पूरे पत्थर को, पहाड़ को काट करके ही यह बनाई गई है। इसमें से सबसे लास्ट में, सबसे एंड में आप देखेंगे एक छोटा सा स्तूप बना हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे इस संरचना को, अगर ये संरचना यहाँ आपको देखना होगा
तो ये संरचना आपको यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है, इस रूप में दिखाई दे रहा है। जो अंदर आप देखेंगे तो इस चैत्य के अंदर अंदर देखेंगे तो आपको ये संरचना दिखाई देगी इस प्रकार से। और यहाँ आपका डायग्राम के रूप में देखेंगे तो ये दिखाई देगी, जब पिलर के ऊपर है और जब बाहर निकालते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्तंभ दिखाई देता है जो धर्म स्तंभ के रूप में स्थापित होता है, धार्मिक स्तंभ के रूप में स्थापित होता है, जो कि धर्म की स्थापना की घोषणा करता दिखता है। इस प्रकार से एक संरचना ऐसी है जिसमें कि आप बैठ भी सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, और लास्ट में आकर के एक चैत्य खिड़की भी बनाया जाता है। चैत्य खिड़की का मतलब हो गया कि उसमें हवा जाने के लिए आपको देखा जाए तो वहाँ एक जगह सी बना दी जाती है। इस प्रकार से क्या होगा, यह एक प्रकार से यह उपासना का स्थल होगा, यह आवासीय स्थल नहीं होगा, यद्यपि आवासीय स्थल के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। दोनों में गौर कीजिएगा। चैत्य का मतलब क्या हो जाएगा, यह एक उपासना स्थल होगा, जबकि विहार क्या होगा, एक आवासीय स्थल होगा। विहार और चैत्य में ये आपको मेजर डिफरेंस याद रखना है। यद्यपि यहाँ पर भी स्थापत्य संरचना बनी हुई है, लेकिन दोनों में आपको अंतर महसूस करना होगा, दोनों स्पष्ट तरीके से अंतर देखना होगा कि एक चैत्य क्या है, उपासना स्थल है, और जो विहार है वह आवासीय स्थल है। इस काल में कार्ले, जुन्नार, भज इत्यादि में, अमरावती इत्यादि में बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ, जिसमें कि लगभग इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। सभी में आपको इसी पैटर्न को आपको फॉलो करता हुआ दिखाई देगा, सभी में आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। सभी स्तूप में जो भी चैत्य है, सभी में, जैसे ये चैत्य है उसी का भाग है, उसी का थोड़ा सा और भी बड़ा भाग है जो फिगर के रूप में मैंने दिखाया है, थोड़ा सा और भी भव्य आपको दिखाई देगा, लेकिन मोटे तौर पर जो संरचना है वह इसी रूप में आपको दिखाई देगी। ये सब विशेषता किस काल की है, मौर्योत्तर काल की आ जाती है। अब आते हैं जरा विहार के रूप में। विहार, ये तो चैत्य हो गया। हम देखते हैं कि विहार की अवधारणा क्या है। विहार तो बौद्ध विहार के रूप में हम लोग जानते हैं। विहार तो का मतलब राज्य हो जाता है। विहार का मतलब होता है कि बौद्ध आवासीय संरचना, बौद्ध आवासीय संरचना हो जाएगी। बौद्धों की क्या हो जाएगी, आवासीय संरचना होगी। यहां पर क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु के का क्या होगा, का निवास स्थल होगा, निवास स्थल होगा। बौद्ध भिक्षु क्या करेंगे, यहां पर निवास करेंगे। बौद्ध भिक्षु यहां पर निवास करते हैं, रहते हैं, आराधना करते हैं और निवास भी करते हैं। नहीं, बौद्ध भिक्षु का क्या हो जाएगा, ये निवास स्थल हो जाएगा। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु विभिन्न राजवंश के शासकों ने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, जो कि पत्थरों को काट कर अथवा स्वतंत्र रूप से निर्मित किए गए थे, जो कि स्वतंत्र रूप से निर्मित किए गए थे। दोनों कारण, एक तो या तो आप चाहें या तो पहाड़ों को काट करके बना दिया गया, जैसा कि हम देखते हैं कि चैत्यों का निर्माण किया गया, या तो फिर उसको स्वतंत्र रूप से कहीं खुले स्थानों पर निर्मित कर दिया गया। दोनों प्रकार के बौद्ध विहार इस काल में, मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर निर्मित होते हुए दिखाई देते हैं। एक प्रकार से जैसे पश्चिमी भारत में प्रारंभिक विहार कहाँ मिलते हैं, भज में मिलते हैं, विदिशा है, अजंता है, पीतलखोरा, नासिक, कार्ले इत्यादि में बनाया गया। उसी प्रकार से खारवेल के शासनकाल में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी और खंडगिरी में गुफाओं का निर्माण किया गया या बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया। इसको भी आप लिखना चाहें तो बेशक लिख सकते हैं। खास करके मौर्योत्तर काल में जो विकास होता है उसको जरा देखिएगा कि इस काल में
इस काल में प्रारंभिक विहार भज, प्रारंभिक विहार भज, वेदशाह, कारले तथा जुन्नार इत्यादि में निर्मित किए गए, जबकि खारवेल ने जैन साधुओं के लिए उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाओं में जैन विहार का निर्माण करवाया। जैन विहार का क्या करवाया? निर्माण करवाया। जैन विहार का निर्माण करवाया। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एक साथ याद करना है, एक ही बार याद करना है, बार बार याद करके नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर क्या होगा, आपके लिए दिक्कतें होंगी। आगे चल करके देखते हैं कि अमरावती वगैरह में भी होता है, पीतलखोरा में, कारले में, सभी जगह इसका विकास होता है। नहीं, इस प्रकार से सभी यहाँ पर एक पीतलखोरा भी डाल दीजिएगा, पीतलखोरा भी डाल सकते हैं, नाम भी याद आ रहा है तो इसको भी रख सकते हैं। पीतलखोरा में भी बौद्ध विहार का निर्माण होता है। ये हम लोगों ने क्या देखा कि स्तूप का निर्माण हो गया, चैत्य का निर्माण हो गया, और क्या निर्माण हो गया? विहार का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं कि शिल्प कला का जो दूसरा रूप था वो मूर्ति कला, उसका विकास किस रूप में हुआ, क्योंकि वह भी बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के आता है। यानी मूर्ति कला का विकास किन रूपों में हुआ, जरा उसको देख लेते हैं। शिल्प कला का विकास मूर्ति कला के रूप में होता है, और मूर्ति कला का विकास जो होता है मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला, मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला का विकास किन रूपों में होता है, जरा इसको देख लेते हैं। मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला का जो विकास होगा वह पहला तो विकास होगा आपको गांधार कला के रूप में। किस रूप में? गांधार कला के रूप में इसका विकास होगा। गांधार कला के रूप में क्या होगा? इसका विकास होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है गांधार कला। यहाँ पर हम लोग कलात्मक वाले पार्ट में एक बार और जाएंगे तो उस पर और भी ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है उसको अलग से देखना होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ संकेत के रूप में आपको ले जाता हूँ कि गांधार कला का विकास जो हुआ था वह यह यूनानियों के प्रभाव से हुआ था। गांधार कला, इस कला का विकास भारतीय तथा यूनानी मूर्ति कला के सामंजस्य से हुआ था। यानी कहा जाए यहाँ ये ऐसी कला है जिसमें कि दो कला साथ मिलकर के चल रही है। यूनानी कला भी साथ चल रही है और भारतीय कला भी साथ चल रही है। इसमें देखिए जो विषय वस्तु है वह क्या है? भारतीय है, भारतीय बौद्ध धर्म है, और जो तकनीकी क्या है? वह यूनानी है। यानी जिस हिसाब से जो विषय वस्तु है इसका वो पूरी तरह से बौद्ध देखते हैं, भारतीय देखते हैं। इसमें भारतीय विषय वस्तु के आधार पर ही चित्र निर्मित किए गए हैं, पेंटिंग्स निर्मित कर गए हैं या मूर्ति कला का निर्माण हुआ है। लेकिन जो इसकी तकनीकी है, यानी बुद्ध की मूर्ति ही बनाई गई है, तो किस तकनीक से बनाई गई है? भारतीय तकनीक से नहीं बनाई गई, वह यूनानी तकनीक से बनाई गई। उसने यूनान वाले ने अपना ला करके भारत में थोप दिया। यानी जैसे भगवान बुद्ध के को देखेंगे तो उसका चेहरा आपको अपोलो जो देवता है यूनानियों के, उसके देवता से मिलता जुलता चेहरा बना दिया जाएगा। नाक बहुत खराब बना दिया जाना, मूछें लगा दिया जाना भगवान बुद्ध को,
जो वस्त्र है उसको अत्यंत पारदर्शी बना दिया जाना। आप पत्थर के भी बहुत सारे आकृति को देखेंगे तो उस पर जो वस्त्र आपका दिखाई जाता है, खास करके इसमें काले बैसाल्ट पत्थर वगैरह में, तो वहाँ देखेंगे एकदम छीना वस्त्र दिखाई देगा, यानी शरीर पारदर्शी आपको दिखाई देगा। यह तो लगेगा कि इसने वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन वस्त्र शरीर को ढक नहीं पाता है। बहुत छीना वस्त्र इस हिसाब से बनाया जाता है ताकि लगे कि वस्त्र तो है लेकिन वस्त्र शरीर को ढक नहीं रहा है। ये किसकी विशेषता हो जाती है? यूनानी कला की विशेषता हो जाती है। यानी जो विषय वस्तु था वह क्या है? भारतीय है, लेकिन जो उसका चरित्र चित्रण किया गया है यानी तकनीकी का प्रयोग किया गया है वह किस रूप में किया गया है? यूनानी रूप में किया गया है। जरा इसी यूनानी वाले भाग को देखते हैं, किस रूप से विशेषता क्या उभर करके सामने आती है दोनों के सम्मिश्रण से। यानी कहें गांधार कला की विशेषता को अगर गौर करें, चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको जरा गौर से देखिए कि अगर विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी? झीने, मैंने कहा एकदम पतला वस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। झीने वस्त्रों का प्रयोग, झीने वस्त्रों का क्या होगा? का प्रयोग हो जाएगा। प्रयोग होगा तो इसका मतलब है कि मांसपेशियों का क्या हो जाएगा? का प्रदर्शन हो जाएगा। मांसपेशी दिखाई देगा। अगर आप वस्त्र पहनते हैं तो मांसपेशी ढक जाती है। एक वस्त्र जैसे मैंने पहना हुआ है इसमें मांसपेशी दिखाई नहीं देगी। अगर टाइट सा वस्त्र पहने या बिल्कुल पारदर्शी वस्त्र पहने तो सभी कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर झीने वस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है ताकि मांसपेशियों का प्रदर्शन दिखाया जा सके, मांसपेशी बेहतर तरीके से उभरा हुआ दिखाई जा सके। एक तरह से यूनानी देवताओं के चरित्र चित्रण इसी प्रकार से किए जाते थे। दूसरा क्या कर दिया गया? यहाँ बाल घुंघराले दिखाएंगे। जो बुद्ध के बाल हैं, यहाँ पर भारतीय कला शैली में आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के बाल ही नहीं दिखाए गए, बल्कि बौद्ध धर्म के रुचियों के अनुरूप जब भी बौद्ध भिक्षु कोई बनता था तो बौद्ध भिक्षु जो भी बनेगा वह क्या करता था? बालों का मुंडन करवा लिया करता था। अनिवार्य शर्त हुआ करती थी। लेकिन यूनानी कला में ऐसा नहीं होता था, तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों को जो बनाया गया उसमें बालों को दिखा दिया गया, और बालों को भी दिखाया गया घुंघरौला तरीके से दिखाया गया। सीधा सीधा सपाट बाल नहीं दिखाया गया, भारतीय शैली वाला नहीं दिखाया गया, बल्कि घुंघराले शैली में उस बाल को दिखा दिया गया ताकि जो सज्जा है, बाहरी साज सज्जा, वह यूनानी जैसा लगे। शारीरिक सौंदर्य प्रधान बनाया गया, यानी शरीर की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया गया। शारीरिक सौंदर्य को क्या किया गया? प्रधानता दी गई। प्रधानता। बुद्ध में मूंछों को रखना, मूंछों को दिखाना, इसी का पाठ हुआ करता था कि बुद्ध क्या रखते हैं भाई? मूंछ रखते हैं। पुरुष हैं तो मूंछ रखेंगे। ये भारतीय शैली में नहीं मिलता है। भारतीय शैली में आप किसी भगवान को आप मूंछ रखते हुए नहीं देखेंगे। भारतीय शैली में किसी भी भगवान को आपने देखा है कि मूंछ रखते हुए? नहीं देखते हैं। अधिकतर मूर्तियां क्या है? खड़ी अवस्था में बनाई गई है। अधिकतर मूर्तियां खड़ी अवस्था में बनाई गई है, अवस्था में निर्मित है। अधिकतर मूर्तियां क्या है? खड़ी अवस्था में निर्मित है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट्स से पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। पैरों में जूतों को दिखाया जाना, और लास्ट क्या कर सकते हैं? पांचवा, आध्यात्मिकता का अभाव, और छठा आप कर दीजिए मेजर पॉइंट है, वह है काले बैसाल्ट पत्थर से निर्मित, काले ग्रेनाइट या बैसाल्ट पत्थर से निर्मित। प्रारंभ में अगर देखा जाए, प्रारंभिक दौर में जो मथुरा कला का इसका विकास हुआ गंधार कला का, तो वहाँ पर मिट्टियों के भी मूर्ति बने, लाल बलुए पत्थर की भी मूर्तियाँ बनी। लेकिन कालांतर में जब जैसे ही इस कला का बढ़िया विकास होता है, उद्यम प्रस्फुटन होता है, लगातार इस कला में मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम जो मूर्तियाँ बनने लगी वह काले बैसाल्ट पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर से बनने लग गई। शुरुआत के दिनों में भले यूज किया गया था मिट्टी का या लाल बलुए पत्थर का,
लेकिन इसकी विशेषता गंधार मूर्ति कला के जो है वह है आपका काले वैशाल पत्थरों से निर्मित मूर्ति। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ताकि आपको जो भी अगर कहीं बाइफर्केट करने के लिए पूछा जाए, कभी आपको अगर पूछा जाता है कि किस रूप में किस कला का विकास हुआ, तो आपको क्या करना है, सभी का जवाब देना है। इसी के समकक्ष एक मथुरा कला का विकास होता है। इसी के समकक्ष किसका विकास होता है, मथुरा कला का विकास होता है। मूर्ति कला की मथुरा कला, मथुरा कला शैली, ये क्या है, ये है आपका विशुद्ध भारतीय शैली। भारतीय शैली, इस पर यूनानियों का प्रभाव नहीं पड़ा, यूनानियों का प्रभाव, यूनानी कला का इस पर प्रभाव नहीं दिखाई देता है। यह एक प्रकार से भारतीय कला है। भारतीय कलात्मक अभिव्यक्तियाँ जो होती है इसमें ज़्यादा प्रबल आपको दिखाई देंगी। भारतीय कला के रूप में ही इसका विकास होता है एक तरह से। इसलिए मैंने लिख दिया कि विशुद्ध क्या है, यह भारतीय कला शैली है। ठीक है, इसकी विशेषता अगर देखें उसकी तुलना में, चूंकि हम लोगों ने विशेषता देखी थी, इसकी विशेषता भी अगर देखें गंधार कला शैली की तुलना में, अगर इसकी विशेषता देखें तो पहली विशेषता आप देखिए कि यहाँ पर लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता है। जो मूर्ति निर्माण है उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि दूसरे में हमने किसका प्रयोग किया था, काले वैशाल पत्थरों का प्रयोग किया था। धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की रचनाएं यहां पर मिलती है। धार्मिक मतलब बुद्ध का भी मिलेगा, तथा धर्मनिरपेक्ष यानी सामान्य जनता की भी मूर्तियों का निर्माण होगा। जबकि वहां पर हमने क्या देखा, केवल धार्मिक मूर्तियां ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। दोनों प्रकार की मूर्तियों का क्या हो जाएगा, मूर्तियों का निर्माण होगा। दोनों प्रकार की मूर्तियां वहां पर स्पष्ट नजर आएंगी। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की मूर्तियां वहां पर बनेंगी। किसमें, मथुरा कला में। जबकि गंधार कला में क्या देखते हैं, सिर्फ धार्मिक मूर्तियों का निर्माण होता है। तीसरा देखते हैं कि खड़ी तथा बैठी दोनों अवस्था में मूर्तियों का निर्माण होता है। जबकि वहां पर हमने देखा था कि केवल खड़ी अवस्था में मूर्तियों का निर्माण होता है। खड़ी तथा बैठी दोनों अवस्था में मूर्तियों का निर्माण होगा, मूर्तियों का निर्माण होगा। वहां पर क्या देखा था हमने, खाली खड़ी अवस्था में मूर्तियों का देखा था, बैठी अवस्था में मूर्तियों का निर्माण नहीं देखा था। एक बात और देखिएगा, गौर कीजिएगा, वहां पर मैंने कुषाण जो गंधार मूर्ति कला है उसमें नहीं बताया आपको। वहां एक बात और गौर करने वाली बात है कि जो आप किसी देवता को देखेंगे या मूर्ति में आप देखेंगे कि उसके पीछे एक आभा मंडल बना दिया जाता है। आप जैसे किसी का चेहरा है, मेरा ही चेहरा है, तो आपके चेहरे के पीछे देखेंगे एक प्रभामंडल बना दिया जाता है, एक रोशनी निकलते हुए दिखाई देता है। लगेगा कि भगवान के पीछे या कोई मूर्ति है उसके पीछे से प्रकाश सा निकल रहा हो। अक्सर आप ऐसा मूर्ति कला में देखेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों में अलग अलग इसकी प्रतिक्रिया होती है। आप कुषाण मूर्ति कला में देखेंगे, जो गांधार मूर्ति कला है उसमें देखेंगे कि प्रभामंडल का व्यापक प्रयोग दिखता है। जबकि गांधार मूर्ति कला में उतना भव्य प्रयोग नहीं दिखता है जितना कि आप इसमें देखते हैं। कुषाण में जितना देखते हैं उतना भव्य प्रयोग वहां पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, खड़ी तथा बैठी दोनों अवस्था में मूर्तियों का प्रयोग होता है। इस मूर्ति के साथ क्या हो जाता है, अनेक मांगलिक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है। मांगलिक चिन्हों का क्या होता है, का प्रयोग किया जाता है। जो मथुरा मूर्ति कला है, चूंकि विदेशी और देसी का एक अंतर हो जाता है, यहाँ पर देशी मूर्ति कला है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे मांगलिक रूपों का प्रयोग होगा और आध्यात्मिक भावना की क्या होगी, यहाँ पर प्रचुरता होगी। पांचवा पॉइंट क्या देखेंगे, आध्यात्मिक भावना की क्या होगी, कि प्रचुरता होगी, प्रचुरता होगी। अभी आध्यात्मिक भावना की प्रचुरता क्या है, आप मूर्ति को देखिए। मूर्ति का जब आप निर्माण देखते हैं, मूर्ति के निर्माण में आपको जो दिखाई देगा वह कभी कभी क्या दिखाई देगा कि पूरी आंख खुली हुई किसी मूर्ति की दिखाई देगी, और किसी किसी मूर्ति की जो आंख है वो आधी खुली हुई दिखाई देती है। जैसे आप मूर्ति के ऊपर देखेंगे आधी आंख खुली हुई है,
आधा आंख अगर खुला हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्यानमग्न अवस्था में होना किसी का। ध्यानमग्न अवस्था में जो मूर्तियां निर्मित होती है वह आध्यात्मिक मूर्ति कहलाएंगी, क्योंकि आध्यात्मिक भावना उसके साथ समावेशित होता है। या आप देखते हैं गांधार नहीं बल्कि मथुरा मूर्ति कला में यह भावना आपको ज़्यादा स्पष्ट तरीके से नजर आएगा। दोनों बातों को आप गौर कीजिएगा, दोनों बातें आपके लिए बहुत आवश्यक है। गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला के बारे में आपको बेहतर तरीके से जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। कल्चर वाले में हो सकता है कि एक बार फिर से हम लोग इस पर ध्यान देंगे, लेकिन तब तक के लिए कम से कम इतना तो आपको याद जरूर रखना चाहिए, इतनी बातें तो जरूर आपको याद में रखनी चाहिए। मथुरा कला शैली हो गया, ये विशुद्ध भारतीय शैली है। तीसरी जो कला शैली है वह मूर्ति कला की, वह है अमरावती कला शैली। अमरावती कला शैली, कला शैली तीसरी कला शैली हो जाएगी। यह भी क्या होगा, यह भी विशुद्ध भारतीय होगा, विशुद्ध भारतीय कला होगी, यह भी विशुद्ध भारतीय कला शैली ही कहलाएगी। ठीक है, इसकी भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि जैसे गांधार की अपनी विशेषताएं होती है, मथुरा की अपनी विशेषताएं होती है, तो इसकी भी कुछ अलग से विशेषताएं होंगी जो खास करके इसको विशिष्ट बनाता है। ये कहाँ विकसित हुआ ये देखने वाली बात है कि पूर्वी दक्कन में, दक्कन क्षेत्र में, पूर्वी दक्कन में आपको इसका विकास होता है। और पूर्वी दक्कन में कृष्णा तथा गोदावरी नदी की निचली घाटी में, खास करके कृष्णा तथा गोदावरी की निचली घाटी में, निचली घाटी में क्या होता है, इसका विकास होता है। क्षेत्र तो यह हो गया। दूसरा है कि इसकी विशेषताएं देखें कि क्या क्या विशेषताएं थी जो उन दोनों में नहीं पाई जाती थी, जिसकी वजह से इसको अलग से लाने की जरूरत पड़ेगी। यह बौद्ध धर्म से प्रभावित था, बौद्ध धर्म से प्रभावित था तथा इक्ष्वाकु एवं सातवाहन शासकों के अधीन, सातवाहन शासकों के अधीन क्या होता है, अधीन इसका विकास होता है। सातवाहन शासकों के अधीन इसका विकास होता है। इस मूर्ति कला की विशेषता थी कि संगमरमर से मूर्तियों का निर्माण होना इसकी मुख्य विशेषता थी, मुख्य विशेषता थी। वहां पर हमने देखा कि गांधार वाले में क्या देखा कि काले बैसाल्ट पत्थर से या ग्रेनाइट पत्थर से निर्माण हो रहा है। मथुरा में देखा कि हमने यहाँ पर लाल बलुए पत्थर से निर्माण हो रहा है। जबकि यहाँ अमरावती शैली में क्या देखा, यहाँ पर देखा कि यहाँ जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है संगमरमर से मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, जो पहली बार हम देख रहे हैं। इसका इससे पहले का कोई खास उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर और देखिए, इसमें शारीरिक सौंदर्य पर व्यापक बल दिया गया, सौंदर्य के प्रदर्शन पर क्या किया गया, प्रदर्शन पर व्यापक बल दिया गया। जोगलपेटा इसका एक प्रमुख केंद्र बनता है, जोगलपेटा इसका एक क्या होता है, प्रमुख केंद्र बनता है। खास करके 150 एडी से प्रथम साक्ष्य 150 ईस्वी का कहाँ मिलता है, जोगलपेटा में मिलता है। 150 ईस्वी में प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, साक्ष्य जोगलपेटा से मिलता है, पेटा से प्राप्त होता है। जोगलपेटा से प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है 150 ईस्वी का। इस प्रकार से जो मुख्य विशेषता इसकी आएगी अमरावती स्तूप वाले अमरावती कला की, वह आएगी आपको कि यहाँ पर संगमरमर से मूर्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। यह आपसे जरूर पूछा जाएगा, जब भी कभी सवाल अगर पूछा जाता है तो आपसे यह जरूर पूछा जाएगा कि संगमरमर से मूर्ति निर्माण की शैली किस मूर्ति कला की विशेषता थी। तो आपको क्या कहना है
वह अमरावती कला शैली की विशेषता थी। नहीं, आपको क्या करना है, ये जरूर आपको यहाँ पर बताना है, अदरवाइज क्या होगा, आपसे गलत हो जाएगा। इस काल में साहित्य की भी बड़ी चर्चा होती है, जरा उसको भी देख लेते हैं। मूर्तिकला के बाद साहित्य को देख लेते हैं। सभी साहित्य की चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य साहित्य की जरूर चर्चा करेंगे, यानी मौर्योत्तर कालीन साहित्य। यहां पर मैंने कुछ भी छोड़ने का मूड नहीं बनाया है, मैं हर चीज आपको देना चाहता हूं, ताकि एक बार आपका कोर्स सब्जेक्ट तैयार हो जाता है तो फिर उसमें करंट अफेयर्स को ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने हर चीज़ को लिखाने की कोशिश की है। चूँकि मौर्योत्तरकालीन साहित्य वाले पर अभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में 2020 वाले में प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पर मेरा लिखाना और भी लाजमी हो जाता है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध पुस्तक होगी वह होगी पाणिनि की क्या हो जाएगी, अष्टाध्यायी हो जाएगी। अष्टाध्यायी पाणिनि की क्या हो जाएगी, अष्टाध्यायी हो जाएगी। यह क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है ये, व्याकरण ग्रंथ है। जो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ देखते हैं वह पाणिनि की अष्टाध्यायी हो जाती है। और इसी काल में क्या लिखा, पातंजलि ने, इसी काल में नहीं बल्कि मौर्योत्तर काल में। वैसे ये इसको हम मानते हैं 600 BC का मानते हैं, पाणिनि वाले को क्या मानते हैं, 600 BC का मानते हैं। चलिए इसको अगर छोड़ना भी हो तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पातंजलि का जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, इसको तो आप इसी काल का माने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की, पातंजलि ने की थी। योग ग्रंथ भी है, यह भी एक प्रकार से व्याकरण ग्रंथ ही है। और इस काल में इसने बड़े पैमाने पर एक जो तत्कालीन सामाजिक आर्थिक संरचना थी वह यहाँ पर बेहतर तरीके से बताया था। एक हाल था, सातवाहन शासक के काल में बहुत सारे विद्वान आए थे। जैसे हम देखते हैं एक शासक आता है, एक लेखक आता है गुणाढ़। क्या आता है, गुणाढ़। गुणाढ़ हाल शासक, जो सातवाहन शासक हाल है उसका समकालीन है। गुणाढ़ ने लिखा है बृहद कथा। गुणाढ़ ने क्या लिखा, बृहद कथा लिखा, बृहद कथा। इसके बाद गुणाढ़ के बाद देखते हैं जो लिखा सरबर्मन ने लिखा। क्या लिखा, कातंत्र लिखा। सरबर्मन ने कातंत्र लिखा। उसके बाद देखते हैं यह भी क्या है, कातंत्र एक संस्कृत व्याकरण है। कातंत्र क्या है, यह भी एक संस्कृत व्याकरण है। खुद हाल ने एक लिखा, हाल जो प्रसिद्ध शासक हुआ करता था, सातवाहन शासक, उसी के संरक्षण में इन लोगों ने लिखा था। इन्होंने लिखा था गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने, हाल ने, जो आपका खुद ही शासक हुआ करता था, सातवाहन शासक था। चरक ने इसी काल में, जो कनिष्क का समकालीन था, चरक ने लिखा था क्या, चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना किसने की, चरक ने की। भरत ने क्या लिखा, भरत ने लिखा नाट्य शास्त्र। सभी ग्रंथ को याद करिएगा। और क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं ताकि पूरा लिखा जा सके। इसके बाद देखते हैं कि वात्स्यायन ने लिखा, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। इसी काल की बात हो रही है। किस काल की बात हो रही है, मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। भास ने स्वप्न वासव दत्तम की रचना की। भास के बारे में मैंने पहले बताया था, बहुत ही बड़े महाकवि थे। स्वप्न वासव दत्तम की रचना की थी। स्वप्न वासव दत्तम मैंने बताया था, उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी को वर्णित करता है। उदयन वत्स राजा हुआ करते थे, वासव दत्ता अवंती की राजकुमारी हुआ करती थी। दोनों पड़ोसी राज हुआ करते थे, काफ़ी शत्रुता हुआ करती थी, लेकिन दोनों के प्रेम संबंध को वर्णन करता है। इसी में योगंध नारायण जैसे
एक उसके मंत्री की भी चर्चा होती है। बहुत ही शानदार काव्य है जिसकी की रचना यहाँ की गई है। नागार्जुन ने क्या लिखा? प्रज्ञा पारमिता लिखा। नागार्जुन ने क्या लिखा? प्रज्ञा पारमिता लिखा, पारमिता लिखा। उसी तरह से अश्वघोष ने, अश्वघोष जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के विद्वान हुआ करते थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति में इन्होंने उपाध्यक्षता भी की थी। सौंदरानंद, सौंदरानंद की रचना की। और क्या रचना की? सारीपुत्र प्रकरण की रचना की। सारीपुत्र और सौंदरानंद कौन है? बुद्ध के प्रिय शिष्य रहे हैं, बौद्ध दर्शन के बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। इनके लिए इसने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसी काल में हम देखते हैं कि संस्कृत का प्रथम ग्रंथ भी, संस्कृत का प्रथम अभिलेख भी इसी काल में लिखा जाता है। इसी काल में क्या देखते हैं? संस्कृत का प्रथम अभिलेख लिखा जाता है। संस्कृत का प्रथम बृहद अभिलेख किस काल में लिखा जाता है? इसी काल में। क्या लिखा जाता है? संस्कृत का, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ पाएं कि आपकी अलग बातें हो रही है। संस्कृत का प्रथम बृहद अभिलेख, अभिलेख इसी काल में लिखा जाता है। अभिलेख इसी काल में लिखा जाता है। रुद्रदामन दामन फर्स्ट के शासनकाल में। इतनी सारी साहित्यिक उपलब्धियां यहां पर प्राप्त होती है मौर्योत्तर काल में। तो आप कैसे मानेंगे कि मौर्योत्तर काल एक प्रकार से मौर्योत्तर काल एक प्रकार से क्या वह ऐसा काल आपको लगता है कि एक वह अंधकार का युग रहा हो? ऐसा तो हम लोग नहीं मान सकते हैं। या एक प्रकार से अंधकार का काल रहा होगा। और भी देखिएगा, इस काल में खास करके जो साउथ का इंडिया देखते हैं, साउथ इंडिया में जैसे हम लोगों ने संगम काल को देखा था, तो संगम काल में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों की रचना होती है। उसको भी साथ देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की जाती है। और रचना की जाती है तो उसको भी जरा साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि वह भी मौर्योत्तर काल की ही अवधारणा है। तो मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग गुप्त काल पर सीधे सीधे शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, शिक्षा और साहित्य की अगर बात करें, संगम काल की शिक्षा और साहित्य की बात करें, तो उसको भी जरा इसके साथ ही लपेट लेते हैं। कारण है कि फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं हो। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया, संगम कालीन शिक्षा एवं साहित्य। आपको तो याद होगा कि संगम काल में हम लोगों ने क्या देखा था? 3 प्रकार के राज्यों को देखा था। एक चोल देखा था, चेर देखा था और पांड्य राज को देखा था। चोल जो है आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में है, चेर जो है वो केरला के क्षेत्र में है, और जो पांड्य है सुदूर दक्षिण में, यानी तमिलनाडु से भी नीचे का जो भाग है वहां पर पांड्यों को स्थापित होते हुए देखते हैं। तीनों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में देखा था, किस प्रकार से तमिल क्षेत्र में सभ्यता का उत्थान होता है, किस प्रकार से वह उत्तर भारत की सभ्यता से तालमेल स्थापित करता है, किस प्रकार से वहाँ पर कृषि का विकास होता है, और किस प्रकार से सभ्यता का तीव्र गति से इतना विकास होता है कि जो चोल सम्राट है एलारा या करिकाल, उसने श्रीलंका पर भी हमला करके अपने प्रभुत्व को स्थापित करवाया था। इतने बड़े पैमाने पर हम देखते हैं, चूंकि रोमन व्यापार से इन सभी को फायदा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि रोमन व्यापार से फलीभूत होने वाली इन अर्थव्यवस्थाओं का आधार कौन तैयार करेगा? व्यापार तैयार करेगा। हालांकि वहां पर कृषि व्यवस्था भी काफ़ी उन्नत हो चुकी थी। भले शुरुआत के दिनों में कृषि व्यवस्था हो या नहीं हो, लेकिन वहां पर कृषि व्यवस्था भी उन्नत हो चुकी थी। तो स्वाभाविक है इसका मुख्य जो है अर्थव्यवस्था का आधार जो बन जाएगा वह कृषि ही बन जाएगा। यहां पर देखिए, संगम काल की जो भी जानकारी मिलती है वह कहां से मिलती है? संगम साहित्य से मिलती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, संगम काल की जानकारी का मुख्य स्रोत संगम साहित्य है। संगम साहित्य है। संगम क्या है? संगम एक विद्वानों की सभा है। संगम एक विद्वानों की सभा है जो किसी राज संरक्षण में
किसी राज संरक्षण में आयोजित किया जाता था, आयोजित किया जाता था, संगम साहित्य में 3 प्रकार के संगम की चर्चा मिलती है। 3 प्रकार के संगम की चर्चा मिलती है, यानी 3 बार संगम का आयोजन किया गया था। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम के रूप में। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तेन मदुरा में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तेन मदुरा में हुआ था। मदुरा क्या है? ये स्थल है, मदुरा जगह है। तेन मदुरा में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त। अब समझिए, यहां पर अगस्त ऋषि की चर्चा होती है। जब उत्तर भारत में देखेंगे तो ऋषि अगस्त की चर्चा यहां पर भी आपको दिखाई देगा। उत्तर भारत में भी ऋषि अगस्त की चर्चा आपको दिखाई देगी। बार बार ऋषि अगस्त की चर्चा उत्तर भारत के ग्रंथों में आपको दिखाई देगी। ऋषि अगस्त हो गए, वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, सभी की चर्चा भारतीय धर्म ग्रंथों में भी बार बार दिखाई देती है। लेकिन ऋषि अगस्त की चर्चा संगम काल में होती है, यानी दक्षिण भारत के संदर्भ में होती है, संगम काल की अध्यक्षता करने के संदर्भ में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऋषि अगस्त इस काल में दक्षिण भारत गए हुए होंगे, यानी ऋषि अगस्त को दक्षिण भारत और उत्तर भारत की परंपराओं के समावेशन का श्रेय दिया जाता है। यानी ऋषि अगस्त वहां पर है, इसका मतलब है कि उत्तर भारत में भी चर्चा हो रही है। इसका मतलब है कि उत्तर भारत की परंपराओं को साथ लेकर के वो दक्षिण भारत में गए होंगे। अनेक पुस्तकों का यहां पर होता है, संग्रह होता है, लेकिन सभी पुस्तकें क्या होता है? नष्ट हो जाती हैं। कार्य क्या होता है? अनेक ग्रंथों का संग्रह होता है, अनेक ग्रंथों का क्या होता है? ग्रंथों का संग्रह होता है, लेकिन क्या होता है? वह अंततः नष्ट हो जाता है। वह उसका अस्तित्व नहीं प्राप्त होता है कि कौन से ग्रंथ संग्रह हुए थे। इसका हम क्या देखते हैं? स्पष्टता से वहां पर कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि सभी नष्ट हो जाते हैं। पहला संगम हो गया। दूसरे संगम की अगर चर्चा करें, द्वितीय संगम कब होता है? द्वितीय संगम कब होता है ये तो पता नहीं, कहां होता है ये जरूर पता होता है। द्वितीय संगम कहां होता है? कपाटपुरम में होता है। कपाटपुरम नामक स्थल पर होता है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो ऋषि अगस्त हैं, अगस्त हैं, लेकिन यहां पर सह अध्यक्ष के रूप में तोल्काप्पियर को भी रख दिया जाता है, जो तमिल लेखक हैं। अगस्त तथा तोल्काप्पियर को भी रख दिया जाता है। अब समझिए दोनों बातें। अगस्त ऋषि को हम मानते हैं उत्तर भारत का है, उत्तर और दक्षिण के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए गए हैं। लेकिन द्वितीय संगम तक आते आते उनकी भूमिका थोड़ी सी सीमित होती है, जबकि यहाँ देखते हैं कि एक तमिल जो प्रसिद्ध विद्वान है तोल्काप्पियर, उनको यहाँ पर रख दिया जाता है। यानी सह अध्यक्षता की जिम्मेवारी किसको दी जाती है? तोल्काप्पियर को भी दी जाती है। कार्य क्या हुआ? इसी काल में कार्य जो हुआ, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन एकमात्र व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम का संग्रहण होता है। अनेक ग्रंथों की रचना होती है, लेकिन एकमात्र ग्रंथ तोल्काप्पियम, जिसकी रचना किसने की थी? ऑब्वियस है कि तोल्काप्पियर ने ही की थी। तोल्काप्पियर ने इस ग्रंथ की रचना की थी, यानी तोल्काप्पियम की रचना एकमात्र व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम का संग्रहण होता है, और वही सुरक्षित बचता है। किसने किया था? यह तोल्काप्पियर ने ही किया था। अब जाकर के देखते हैं कि तृतीय संगम में क्या बातें होती है। तो तृतीय संगम
का स्थान कहाँ हो जाता है? मदुरा हो जाता है। मैं दूसरे स्लाइड पर ले लेता हूँ। तृतीय संगम का आयोजन स्थल कहाँ है? कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ मदुरा में आयोजित हुआ। कहाँ पर? मदुरा में आयोजित हुआ। और इसके अध्यक्ष नकीरर हैं। नकीरर हैं। लगभग ये 300 ईस्वी के आसपास का कार्यकाल हो जाता है। तो अब जाकर के वहाँ पर अगस्त का रहना उचित नहीं होता है। कार्य क्या किया गया? इस संगम में 8 संग्रह ग्रंथ संकलित किए गए। कार्य क्या हुआ? इस संगम में 8 संग्रह ग्रंथ संकलित किए गए। संकलित किए गए जिसे सामूहिक रूप से एत्तु तोगई कहा गया। एत्तु तोगई कहा गया। सामूहिक रूप से 8 संग्रह ग्रंथ है जो कि सभी क्षेत्र से अलग अलग बिलोंग करते हैं, तो उसको क्या कहा गया? सामूहिक रूप से 8 संग्रह ग्रंथ को क्या कहा गया? एत्तु तोगई कहा गया। इसी क्रम में शिलप्पाधिकारम तथा मणिमेखलाई जो 2 है ग्रंथ भी संकलित किया गया हो। तीसरा महाकाव्य तिरुकदेवर द्वारा रचित जीवक चिंतामणि है। कुछ और जो है वो अन्य ग्रंथ की चर्चा यहाँ पर करते हैं। इसके अलावे अन्य ग्रंथ की जो चर्चा होती है वह होती है, आपको 2-3 ग्रंथ और भी लिख लीजिए, इसके साथ आपका फाइनल हो जाएगा। फिर इसमें हम देखते हैं कि शिलप्पाधिकारम हो जाता है, मणिमेखलई हो जाता है, कारम हो जाता है, मणिमेखलई हो जाता है। मणिमेखलई हो गया, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलई, ये दोनों क्या है? एक प्रकार से बहुत ही फेमस ग्रंथ है। इसको राष्ट्रीय काव्य और मणिमेखलई की रचना किसने की? शीतलेश शीतनार ने की थी। सत्यनार ने इसकी रचना की थी, मणिमेखले की। एक तरह से शिलप्पाधिकारम को राष्ट्रीय काव्य के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय काव्य भी कहा जाता है। ये दोनों महाकाव्य है। और एक और है तिरुकदेवर द्वारा रचित जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, ये तीनों क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय महाकाव्य कहलाते हैं, तिरुतकदेवर द्वारा लिखित। ये इतने सारे फैक्ट्स को आपको याद करना है, ये जरूर याद करना है। इन्होंने लिखा था। एक और हम देखते हैं कि एक और ग्रंथ यहाँ पर आ जाएगा जो आपको बिल्लीपुत्रनार ने तमिल महाभारत की रचना की थी। कंबन ने तमिल महाभारत तथा बिल्लीपुत्रनार ने तमिल रामायण ना। कंबन ने तमिल रामायण और बिल्लीपुत्रनार ने तमिल महाभारत की रचना की थी। यहाँ पर कंबन ने तमिल महाभारत में तमिल रामायण की रचना की थी। थोड़ा सा यहाँ पर सुधार दीजिए आप। तमिल रामायण की तथा बिल्लीपुत्रनार ने तमिल महाभारत की रचना की थी। इस प्रकार से आपका तमिलों वाला जो पार्ट था उसको भी हमने पूरा किया। लगभग जो कल्चर का पार्ट मौर्योत्तर काल में बन सकता था सभी को हम लोगों ने संक्षिप्त तरीके से लेकिन संपूर्णता में देखने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको जो कल्चर का पार्ट है उस वहाँ आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना भी आप याद रखेंगे तो सारे प्रश्न आपके बनते चले जाएंगे। जो भी मौर्योत्तर काल की संरचना थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना थी, सभी को हम लोगों ने अच्छे से देखा। दीपावली के बाद हम लोग मिल रहे हैं और दीपावली के बाद यह पहली क्लास है। इसके बाद जब दूसरी क्लास होती है तो हम लोग जो गुप्त काल है उसको आगे बढ़ाएंगे। गुप्त काल से आगे बढ़ते हैं तो गुप्त काल में बहुत सारी प्रवृत्तियाँ खास करके प्रशासन में आपको परिवर्तित होते हुए नजर आएगी।
लेकिन कल्चर वगैरह का जो पार्ट होता है बहुत महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी एक तरह से रिपीटेड होता है। आपको जो गुप्त काल में देखेंगे वही गुप्तोत्तर काल में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब साउथ वाले पार्ट को देख लेना ज़्यादा उचित होगा। गुप्त काल के बाद गुप्त काल देखेंगे, फिर साउथ इंडिया के पार्ट को देखेंगे, फिर नॉर्थ इंडिया के पार्ट को देखेंगे, फिर इस प्रकार से हमारा एंशिएंट पूरा हो जाएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक पेड बैच में हम लोग आधुनिक भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ। साथियों, यदि आपका भी सपना है आईएएस, आईपीएस और एसडीएम बनने का, तो करिए एक जिद, लीजिए एक संकल्प। आपके सपनों को सच करने के इस कठिन सफर में आपका सारथी बनेगा आईएएस पीसीएस बाई एग्जामपुर द्वारा संचालित यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2021 के लिए लॉन्च किया गया संकल्प एक जिद बैच। इस प्रोग्राम में मिलेगा अनुभवी शिक्षकों के द्वारा 1700 घंटे से अधिक की लाइव कक्षाएं, और इसमें मिलेगी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा लिखी गई गुत्थी जो हर माह आपके घर पर कुरियर के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो देर न करें, आज ही इस बैच से जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।